हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम ये प्रिपेयर कर रहे थे MZ004 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने पहले ही चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमें चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे ये नहीं है कि डायरेक्टली एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में उठ के। कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे जो एग्जैक्ट आ जाएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका आंसर नहीं कर सकते। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा कि चैप्टर में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, तो आप उसको इंटरकनेक्ट करके अपने आप ही आंसर बना के लिख सकते हैं। तो मेरा पॉसिबल एफर्ट यही है कि आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा एसेंस तो पता ही हो कि एग्जैक्ट चैप्टर में दिया क्या है। मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप को जब चैप्टर का पता होगा कि भाई चैप्टर में दिया क्या था और क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, छोटी बहुत भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आएगी तो आप बना के लिख सकते हैं। तो जो आपका MZ002 का क्वेश्चन पेपर था वो बहुत हार्ड था वो बच्चों के लिए। उन्होंने वैसे ही रेडियो पे अपना बोला था कि बहुत इजी बनाएंगे, हम पीछे के ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं देंगे। MZ001 का तो ठीक था पेपर, ऐसा नहीं है कि 2 का बुक से बाहर था, बट टफ था। उनका लैंग्वेज बड़ी बेकार थी और उन्होंने 2-4 चैप्टर ही पकड़े और उसी से सब कुछ दे दिया, और वो भी बड़ा अजीब तरीके से दिया। ठीक है, इसलिए बच्चों के लिए ईजी नहीं था वो। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ताकि ये हो कि एक चला गया बेकार तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हमें अच्छे से देने हैं। आपका है कल MZ003 का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आज स्टार्ट करते हैं MZ004 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, हो गई भाषणबाजी। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने पहले लिखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इंपॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन अभी पैटर्न चल रहा है। तो इसको आप एक लोग पढ़ लेना एक बार। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप खुद से, मैं PDF दूंगी तब पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द RNA पॉलीमरेज चेन फैमिली इन यूकैरियोटिक सक्सेस। आपको बताना है कि यूकैरियोटिक सक्सेस में, मतलब यूकैरियोटिक जो इतने यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इतने सक्सेसफुल हैं आज, तो वो उसमें आपका RNA पॉलीमरेज जीन फैमिली ने क्या रोल प्ले किया जिसकी वजह से इतने सक्सेस हैं आज। ठीक है, तो ये ठीक है क्वेश्चन, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। RNA polymerase gene family plays a crucial role in the success of eukaryotes. पहले हेडिंग डालेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। Eukaryotes which include plant, animal and fungi rely on the 3 main type of RNA polymerase 1, 2 and 3। क्या है, जो यूकैरियोट हैं जिसके अंदर प्लांट, एनिमल और फंजाई आते हैं, वो मेनली रिले करते हैं 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज के ऊपर। एक है आपका RNA पॉलीमरेज 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। ईच वन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल सेलुलर मैकेनरी। हर एक का अपना अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है और वही अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सेलुलर मैकेनरी के अंदर, मशीनरी के अंदर। फर्स्ट अप, RNA polymerase 1 is primarily responsible for synthesizing ribosomal RNA और rRNA। जो आपका RNA polymerase 1 होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कि वो राइबोसोमल RNA को बना सके, सिंथेसाइज करे, जिसको हम rRNA भी बोलते हैं। दिस इज असेंशियल बिकॉज rRNA फॉर्म्स द कोर ऑफ राइबोसोम्स, द सेलुलर स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन आर मेड। क्या है, ये जो RNA का सिंथेसिस होता है RNA पॉलीमरेज 1 के द्वारा, तो ये जो प्रोसेस है वो क्रूशियल हो जाता है क्योंकि RNA पॉलीमरेज इसको राइबोसोमल RNA को बनाएगा और राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन के मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस सेल वुडंट बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन नेसेसरी फॉर द लाइफ। अगर ये प्रोसेस नहीं चले तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो प्रोटीन को नहीं बना पाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव RNA पॉलीमरेज सेकंड। हमारे पास फिर क्या है, RNA पॉलीमरेज सेकंड। दिस वन इज द सुपरस्टार। It synthesizes messenger RNA और mRNA which carries genetic information from DNA to ribosomes। जो आपका RNA polymerase सेकेंड होता है वो एक बिल्कुल सुपरस्टार की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है कि ये मैसेंजर RNA को सिंथेसाइज कर सके, क्योंकि मैसेंजर RNA को हम mRNA भी बोलते हैं, और इसी का ही काम है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से राइबोसोम तक कैरी करके रखे। दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जो स्टेप हो रहा है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका जीन एक्सप्रेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स mRNAs allows eukaryotic cell to adapt and respond to their environment effectively। जो ये स्टेप है ये क्रिटिकल स्टेप है जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन के लिए, और इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि प्रोड्यूस कर सके डाइवर्स mRNAs को, ताकि वो यूकैरियोटिक सेल्स को अलाउ करें कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें और अडेप्ट कर सकें खुद को। ठीक है, फाइनली वी हैव RNA पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड। दिस एंजाइम सिंथेसाइजेस ट्रांसफर RNA और tRNA एंड अदर स्मॉल RNAs। जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो एक टाइप का आपका एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर RNA को और कुछ टाइप के स्मॉल RNAs को। tRNA इज वाइटल फॉर ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक कोड इनटू प्रोटीन। जो आपका tRNA है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करने के लिए प्रोटीन के अंदर, मतलब जेनेटिक कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसलेट करता है tRNA। By ensuring that amino acids are delivered correctly during the protein synthesis, RNA polymerase third supports cellular function and growth।
ये इंश्योर करने के लिए कि भाई अमीनो एसिड्स प्रॉपर्ली डिलीवर हो गए, करेक्टली पहुंच गए, या प्रोटीन सिंथेसिस उन्होंने कर लिया, इसलिए ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो आपका सपोर्ट करता है ग्रोथ में भी और सेलुलर फंक्शन में भी। टुगेदर दीज 3 आरएनए पॉलीमरेज एनेबल जीन complex gene expression pattern and regulatory mechanisms that are vital for eukaryotic diversity and adaptability। क्या है, ये तीनों के तीनों मिलकर ये स्टार्ट करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न है वो ठीक से हो सके, और जो भी रेगुलेटरी मशीनरीज हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको यूकैरियोटिक के अंदर अच्छे से अडेप्ट कर सकें और डाइवर्सिटी ला सकें। दिस कॉम्प्लेक्सिटी अलाउज यूकैरियोट्स टू डेवलप स्पेशलाइज्ड टिश्यू रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट चेंज एंड इवन इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है यूकैरियोट्स के अंदर, ये इसको अलाउ करती है कि ये अपने अंदर डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यू को बना सके, ताकि वो डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल चेंज में रिस्पॉन्ड कर सके और इवॉल्व हो सके टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ डुप्लीकेशन इन इवोल्यूशन ऑफ जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स। क्या है, जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स के अंदर, मतलब जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म के नेटवर्क के इवोल्यूशन में डुप्लीकेशन का क्या रोल रहा है, आपको वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी, आंसर देखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे, द रोल ऑफ डुप्लीकेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स। ठीक है, आंसर देखते हैं। जीन डुप्लीकेशन अकर व्हेन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल जीन्स। क्या है, जब जीन डुप्लीकेशन कब होता है, जब कोई भी डीएनए का सेगमेंट, जब डीएनए का एक सेगमेंट कॉपीड हो और उसके रिजल्ट में 2 आइडेंटिकल जीन्स बने। दिस सीमिंगली सिंपल इवेंट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इवोल्यूशन। यही जो सिंपल इवेंट हो रहा है, यही इम्प्लीफाई करता है इवोल्यूशन को। फर्स्ट डुप्लीकेशन प्रोवाइड जेनेटिक रिडंडेंसी। क्या है, सबसे पहले तो डुप्लीकेशन जेनेटिक रिडंडेंसी देता है, मतलब ऐसे जीन्स बनाता है, मतलब जेनेटिक्स रिडंडेंसी का मतलब ये हो गया कि ऐसे जो पुराने आपके जीन्स हैं जिनका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन वन जीन इज डुप्लीकेटेड द ओरिजिनल कैन मेंटेन इट फंक्शन वाइल द डुप्लीकेट इज फ्री टू इवॉल्व न्यू वन। क्या है, जब एक जीन डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन हो गया एक जीन का, तो जो ओरिजिनल था आपका वो मेंटेन करेगा अपने फंक्शन को, जबकि जो डुप्लीकेट है वो बिल्कुल फ्री अपना इवॉल्व होगा नए रोल के लिए। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जीन डुप्लीकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी इसको अडेप्ट होने के लिए एबिलिटी देता है। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन के लीड टू इनोवेशन। अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो इनोवेशन भी होगा ही, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अ डुप्लीकेटेड जीन माइट एक्वायर म्यूटेशंस दैट कैन चेंज इट्स फंक्शन अलाउइंग इट टू टेक अ न्यू टास्क विद इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, जो डुप्लीकेशन हो रहा है तो इनोवेशन भी होगा, नए नए वेरिएशन आएंगे डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन होने की वजह से कभी कभी ये हो सकता है कि जो डुप्लीकेट या ओरिजिनल है उसमें म्यूटेशन हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। हाँ, तो चेंजेस आ जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा, तो उसका फंक्शन भी चेंज होगा और साथ ही साथ जो वो टास्क करने वाला था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। This process can create entirely new trait. Think of it how different species evolve unique adaptations like the ability of metabolized certain food or develop specific physical characteristics। क्या है, आप इस प्रोसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेड न्यू बन गया, मतलब नया ही ट्रेड्स आ गए उसके अंदर। इसको क्या है, जो डिफरेंट टाइप की आपकी स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हो रही है नए नए अडेप्टेशन के साथ, नए नए यूनिक अडेप्टेशन हो रहे हैं उनमें, और साथ ही साथ उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो मेटाबोलाइज कर सकें अपने फूड को और डेवलप कर सकें अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, इनोवेशन हो रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें बढ़ रही हैं। मोर ओवर जीन डुप्लीकेशन कैन अफेक्ट एंटायर जीन रेगुलेटरी नेटवर्क। क्या है, जो डुप्लीकेशन हो रहा है तो वो जीन रेगुलेटरी नेटवर्क का पूरा ही अफेक्ट कर सकता है। These networks govern how genes are turned on and off in response to various signals। क्या है, डिफरेंट टाइप के अगर सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्ड में जो नेटवर्क है आपका वो जीन्स को टर्न ऑन ऑफ करता है, ऑफ ऑन करता है। When a gene is duplicated, it can alter the regulatory interaction within the network, potentially leading to new pattern of the gene expression। क्या है, जब आपका एक जीन डुप्लीकेट होता है तो वो आपके रेगुलेटरी इंटरेक्शन को नेटवर्क के साथ अल्टर्ड कर देता है, चेंज कर देता है, जिसके वजह से जो आपका न्यू पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होता है। दिस कैन एनहेंस एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस और इवन कॉन्ट्रीब्यूट टू दी एमरजेंसी ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या है, जो ये जीन डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा है पूरा का पूरा, ये इसको एनहेंस करता है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को कि वो डिफरेंट टाइप के चैलेंजिंग एनवायरमेंट में भी रिस्पॉन्ड दे सके अच्छे से अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ एमरजेंसी ऑफ न्यू स्पीशीज में भी कॉन्ट्रीब्यूट अपना करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जीनोम एंड जीन डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन और जीनोम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपको वो बताने हैं। फर्स्ट ऑफ, जीन डुप्लीकेशन कैन लीड टू द फंक्शनल डाइवर्जेंस। क्या है,
क्या कहते हैं, अगर जीन डुप्लीकेशन होता है तो जीन डुप्लीकेशन की वजह से फंक्शनल डाइवर्जेंस भी हो सकता है। व्हेन अ जीन इज डुप्लीकेटेड वन कॉपी कैन मेंटेन इट्स ओरिजिनल फंक्शन व्हाइल द अनदर इज फ्री टू इवॉल्व न्यू फंक्शंस। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे एक जीन डुप्लीकेट होगा तो जो ओरिजिनल जीन है वो तो अपने फंक्शन करेगा, तुमने उससे बड़े से फोटोकॉपी करा ली, पर जो नया वाला है वो फ्री है अपने तरीके से न्यू फंक्शंस करने के लिए और इवॉल्व होने के लिए। दिस ओपन्स द डोर ऑफ द इनोवेशंस इन द मेटाबॉलिक पाथवे। इसी की वजह से इनका जो इनोवेशन का पाथवे है मेटाबॉलिक का वो भी खुल जाता है कि नई नई इनोवेशन इससे निकल सके। सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स एंड इवन डेवलपमेंट ऑफ एंटायरली न्यू ट्रेड। क्या है, नए पाथवेज खुल जाते हैं इनके इनोवेशन के लिए, सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स खुल जाते हैं और साथ ही साथ जो भी न्यू ट्रेड आने वाला है उसके डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इवोल्यूशन ऑफ एंटी फ्रीज प्रोटीन इन सर्टेन फिशेज इज लिंक टू द जीन डुप्लीकेशन दैट अलाउज देम टू थ्राइव इन एरी वाटर्स, आईसी वाटर्स। क्या है, एक एग्जांपल दिया है इसमें कि अगर इवोल्यूशन, जैसे हम इवोल्यूशन देखें एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन का जो कि कुछ टाइप की फिशेज में पाया जाता है, तो वो भी जीन डुप्लीकेशन में ही लिंक होता है, जो इनको अच्छे से फलने फूलने में हेल्प करता है कि आईसी वाटर में भी अच्छे से अपना ग्रोथ कर सकें, डेवलप्ड हो सकें। ठीक है। सेकेंड, डुप्लीकेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिडंडेंसी। जो अभी आपने सारा पढ़ा वही है सेम। दिस मीन्स दैट इफ वन कॉपी ऑफ जीन बिकम नॉन फंक्शनल ड्यू टू म्यूटेशंस दैट अदर कॉपी कैन स्टिल रिफॉर्म इट्स रोल। क्या जेनेटिक रिडंडेंसी का मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको पहले समझाया कि कोई उसका डैमेज है या फिर वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही है कि भाई अगर एक कॉपी ऑफ जीन आपकी नॉन फंक्शनल हो गई, डैमेज हो गई या उसमें कोई ना म्यूटेशन हो गया, तो जो अनदर कॉपी ऑफ जीन बनी है, जो डुप्लीकेट होकर बनी है, तो वो उसका रोल प्ले कर सकती है। दिस रिडंडेंसी कैन एनहेंस एन ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या यही जो रिडंडेंसी है इसकी, यही इसको एनहेंस करती है कि इसमें इतना लचीलापन है कि ये अपने एनवायरमेंट में और जेनेटिक डिसऑर्डर में सर्वाइव कर सके। However, not all consequences are positive. हमेशा सारे ही टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव नहीं होते, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। डुप्लीकेशंस कैन ऑल्सो लीड टू द जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। जो डुप्लीकेशन की वजह से कभी कभी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी क्या है, व्हेन जीन्स डुप्लीकेट दे कैन डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग जेनेटिक नेटवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डिसीज लाइक कैंसर। क्या है, जब भी जीन डुप्लीकेट होता है तो जो आसपास का जेनेटिक नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कुछ टाइप की डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया। ये सारी चीज़ें की वजह से कैंसर भी हो सकता है। इनफैक्ट मेनी कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद जीन एम्पलीफिकेशन दैट लीड टू दी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दी ऑन्कोजीन्स। क्या है, हमेशा यही है कि ज़्यादातर जीन कैंसर एसोसिएट होते हैं आपके जीन एम्पलीफिकेशन से, जो कि ओवर एक्सप्रेस करा देता है ऑन्कोजीन्स का, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। मोर ओवर लार्ज स्केल जीनोम डुप्लीकेशन नोन एज पॉलीप्लॉइडी आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन प्लांट। क्या है, अगर देखें तो लार्ज स्केल जीन डुप्लीकेशन अगर हो रहा है तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, जो कि मेनली दिखा जाता है आपके प्लांट के अंदर। दे कैन रिजल्ट इन द इंक्रीज साइज एंड वेगर अलोइंग दी ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट। क्या है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो प्लांट जो है उसका वेगर हो जाए और साथ ही साथ उसका साइज भी बढ़ जाए, वेगर भी बढ़े, साइज भी बढ़े, और यही इसको अलाउ करता है कि इसकी अडेप्टेबिलिटी है जो डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने की, वो भी बढ़ी। दिस इज वाई मेनी एग्रीकल्चर क्रॉप आर पॉलीप्लॉइड, थिंक वीट एंड स्ट्रॉबेरीज। क्या है, इसीलिए जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं आपकी वो पॉलीप्लॉइडी होती हैं, जीन डुप्लीकेशन होता है उनमें लार्ज नंबर ऑफ स्केल पर, जैसे कि आपका वीट हो गया और स्ट्रॉबेरीज हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब है आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रोल प्लेड बाय द इन्वर्शन इन अडेप्टेशन एंड स्पीशिएशन। आपको बताना है कि इन्वर्शंस का क्या रोल है अडेप्टेशन में और स्पीशिएशन के अंदर। द इन्वर्शंस आर जेनेटिक फिनोमेना दैट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अडेप्टेशन एंड स्पीशिएशन। इन्वर्शन क्या है, एक टाइप का स्पेसिफिक जेनेटिक फिनोमेना है जो कि क्रूशियल होता है आपका अडेप्टेशन के अंदर भी और स्पीशिएशन के अंदर भी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वर्शंस। इन्वर्शन फिर एग्जैक्टली है क्या, सिंपली पुट दे अकर व्हेन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज फ्लिप्ड इन ओरिएंटेशन विद इन द क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम के अंदर जो सेगमेंट ऑफ डीएनए आपके होते हैं, ये सेगमेंट है डीएनए का, या 3 सेगमेंट है या 5 सेगमेंट है, और ये फ्लिप्ड हो जाए, चेंज हो जाए किसी भी तरीके से, तो म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं ये, तो इनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा, उसी को हम इन्वर्जन्स बोलते हैं। दिस सीमिंगली स्मॉल चेंज कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन। जो ये छोटा सा स्मॉल सा चेंज हमें दिख रहा है कि भाई इनके स्टैंड ही तो चेंज हुए हैं और इनका ओरिएंटेशन ही तो चेंज हुआ है, तो ये छोटा सा नहीं बहुत बड़ा चेंज है जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में चेंज ला देता है। इन्वर्शंस कैन लीड टू अडेप्टेशन बाय अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन। क्या है, जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करके भी अडेप्टेशन हो पाता है इन्वर्शंस के द्वारा। व्हेन जीन्स आर रीअरेंज्ड दे कैन इंटरैक्ट डिफरेंटली विद देयर रेगुलेटरी एलिमेंट्स पोटेंशियली एनहांसिंग एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू थ्राइव इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट। क्या है, जब आपके जीन्स रीअरेंज होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ, तो पोटेंशियली वो अपने ऑर्गेनिजम्स को इतनी एबिलिटी देते हैं, एनहांस करते हैं कि वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट में भी अच्छे से डेवलप कर सके खुद को। फॉर एग्जाम्पल एन इन्वर्जन्स might help a species better cope with temperature functions, fluctuations or changes in food availability
गिविंग देम अ सर्वाइवल एडवांटेज। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो इन्वर्जन्स हैं वो कुछ स्पीशीज़ को हेल्प कर सकती हैं कि वो अपना बेटर तरीके से कोप कर सकें, सर्वाइव कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, ठीक है, तो वो किस तरीके से बेटरली अपने आप को कोप करेंगी। और अगर फूड अवेलेबिलिटी में उनका चेंज कर दें, भाई आज खाना मिल रहा है कल नहीं मिल रहा, तो कैसे करेंगी, तो इन्वर्जन उसमें सर्वाइवल में एडवांटेज देता है और उन्हें हेल्प करता है। बाय द इम्पैक्ट ऑफ इन्वर्जन्स गोज बियॉन्ड, बट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वर्जन गोज बियॉन्ड individual adaptations. They are also key player in speciation when population becomes isolated, whether due to the geographical barriers or behavioral changes. These inversions can accumulate. क्या है जो इम्पैक्ट है इन्वर्जन्स का, वो बहुत बियॉन्ड है एक इंडिविजुअल के अडेप्टेशन के लिए, और साथ ही साथ ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीशीशन के अंदर भी। जब पॉपुलेशन आपकी आइसोलेट होती है, चाहे वो जोग्राफिकल बैरियर की वजह से हो या फिर कोई भी बिहेवियरल चेंज की वजह से हो, तब भी इन्वर्जन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। If two population develop different inversions, they may become genetically incompatible over time. अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर इन्वर्जन्स हो जाए तो वो कुछ टाइम में, मतलब टाइम के साथ रहते रहते वो इनकम्पैटिबल हो जाएंगी जेनेटिकली एक दूसरे के लिए। This genetic divergence can lead to reproductive isolation, meaning that even if the population come back into contact, they may not longer interbreed successfully. क्या है जो ये जेनेटिक डाइवर्जेंस भी आती है इसकी वजह से, इन्वर्जन्स की वजह से, क्योंकि आइसोलेशन बैरियर आ गया, पॉपुलेशन अलग अलग चेंज हो गई, तो क्या होगा, जिसकी वजह से अगर वो पॉपुलेशन एक टाइम पे साथ आती है तो वो अगर रिप्रोड्यूस भी करना चाहें, इंटरब्रीड भी करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्वर्जन्स कैन ऑल्सो फैसिलिटेट हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ एलील। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को भी फैसिलिटेट करता है ये। मतलब दो टाइप को मिला के एक तीसरा टाइप बना देता है, हाइब्रिडाइज कर देता है स्पीशीज़ का, और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है एलील का, उसके बाद ही करता है। व्हेन हाइब्रिडाइज फ्रॉम between two species with different inversions pattern, the result of offspring may exhibit trait from both parent but face challenge in the reproduction, further driving to the speciation process. क्या है, जब हाइब्रिडाइज हो रहा है दो स्पीशीज के बीच में, चाहे वो डिफरेंट इन्वर्जन्स हो रहा है, डिफरेंट इन्वर्जन्स पैटर्न शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, वो एग्जिबिट करेगा दोनों ट्रेड्स के द्वारा, और यही इसको फेस चैलेंज करेगा कि भाई हाँ रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा और स्पीशिएशन प्रोसेस होगा इसके अंदर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट आर प्री-zygotic isolating mechanisms and how do they differ from post-zygotic isolating mechanisms? In which order do they two type of mechanism work? In which order do they evolve? क्या है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि प्री-zygotic isolating mechanism क्या है, और फिर ये प्री-zygotic isolating mechanism post-zygotic isolating mechanism से कैसे अलग है, फिर साथ साथ आपको बताना है कि ये दोनों टाइप के मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ये दोनों के दोनों कैसे इवॉल्व हुए। तो काफी लंबा क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं इनका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, द प्री-zygotic एंड पोस्ट-zygotic आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर टू क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ स्पीशिएशन। स्पीशिएशन की स्टडी के अंदर ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे स्पीशिएशन की स्टडी के लिए। फर्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट प्री-zygotic आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री-zygotic आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। दीज आर बैरियर्स दैट प्रिवेंट मेटिंग और फर्टिलाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। जो प्री-zygotic आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स हैं वो कुछ टाइप के बैरियर्स की तरह होते हैं, जो कि दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन ना हो और उनके बीच में कोई मेटिंग ना हो, मतलब उनके बीच कोई रिप्रोडक्शन ना हो, आपस में वो फिजिकल ना हो, उससे बचाता है, ये बैरियर्स का काम करता है। दे कैन अकर इन वेरियस फॉर्म्स, ये डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में हो सकते हैं। सबसे पहला आपका है टेम्पोरल आइसोलेशन। सबसे पहले होता है टेम्पोरल आइसोलेशन, वेयर स्पीशीज ब्रीड एट डिफरेंट टाइम। टेम्पोरल आइसोलेशन के टाइम पे होता है कि भाई जो भी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होंगी उनका ब्रीडिंग टाइम ही अलग अलग होगा ताकि वो आपस में मीटिंग ना कर पाए। बिहेवियरल आइसोलेशन, नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल आइसोलेशन, वेयर डिफरेंस इन मीटिंग रिचुअल्स कीप स्पीशीज अपार्ट। क्या है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि सबके रिचुअल्स अलग है, हिंदू के रिचुअल्स अलग है, मुस्लिम के अलग है, मतलब इंटरकास्ट अभी भी बहुत चलता है, ठीक है, धर्म तो छोड़ दो, इंटरकास्ट भी बहुत चलता है, तो इंटरकास्ट मैरिज भी बहुत मुश्किल से होती है। तो वैसे ही समझ लो आप एनिमल्स के अंदर है, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि उनके रिचुअल्स भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेटिंग में ये बाधा बनता है, उसको हम बिहेवियरल आइसोलेशन बोलते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। द मैकेनिज्म आइसोलेशन, नेक्स्ट होता है आपका मैकेनिकल आइसोलेशन, वेयर फिजिकल डिफरेंस प्रिवेंट सक्सेसफुल मेटिंग। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि दोनों डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के फिजिकल अपीयरेंस ही अलग अलग टाइप के होंगे, जिनकी वजह से वो फिजिकली फिट से नहीं होते एक दूसरे के लिए कि वो सक्सेसफुली मेटिंग कर पाएं, जिसकी वजह से मेटिंग और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाती है। एसेंशियली दीज मैकेनिज्म स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑल टुगेदर। क्या है, अगर हम देखें तो सारे के सारे ये मैकेनिज्म जो हो रहे हैं आपके, उनका काम क्या है कि भाई जाइगोट फॉर्मेशन ना हो और मेटिंग ना हो पाए, सारे के सारे यही स्टॉप कर रहे हैं।
ठीक है। नाउ ऑन द फ्लिप साइड वी हैव पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दूसरी साइड हमारे पास क्या है? पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये क्या होते हैं? दीज कम इनटू प्ले आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। ये कब काम आते हैं? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इनका रोल आता है। इवन इफ टू स्पीशीज मैनेज टू मेट एंड प्रोड्यूस अ जाइगोट, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर कैन लीड टू फेलियर इन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज। क्या है? क्या होता है कि भाई कितना ही रोक लो किसी को भी, अब भाई मेटिंग तो फिर भी कर लेता है। तो क्या है, इवन अगर दो स्पीशीज मैनेज भी कर लेती हैं आपस में मेट करने के लिए और प्रोड्यूस भी कर लें वो जाइगोट, तब क्या करता है? वो जाइगोटिक बैरियर काम करता है यहाँ पे कि जो उनका रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वही फेल कर जाए, और साथ ही साथ उसकी जो रिप्रोडक्टिव वेरिएबिलिटी है वो भी फेल कर जाए। फॉर इंस्टेंस हाइब्रिड इन अवेलेबिलिटी इन वायबिलिटी सॉरी hybrid inviability means the hybrid offspring may not survive to adulthood, while hybrid sterility, think of mules, means they might be born but cannot reproduce। क्या है? एग्जाम्पल के तौर से ऐसे है कि अगर हाइब्रिडाइज हो भी गया, मेटिंग हो भी गई दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में और नया उनका प्रोडक्ट बन भी गया, तो भी वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब बचपन में ही मर जाएगा, बड़ा तक नहीं हो पाएगा, अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाएगा। और इवन अगर पहुंच भी गया किसी भी कारण, तो वो खुद स्टेराइल हो जाएगा, वो आगे किसी और के साथ रिप्रोडक्शन के बाद अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? पोस्ट जाइगोटिक काम करता है। नेक्स्ट है, ये दोनों काम कैसे करते हैं? सो हाउ डू दे डिफर? पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म एक्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों डिफरेंट कहते हैं कि जो प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले काम कर रहे हैं, जबकि जो पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म है वो किक कर रहे हैं आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट जाइगोटिक अपना काम करता है। इन टर्म ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, इट क्लियरली प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म वर्क फर्स्ट टू प्रिवेंट मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन। इनके काम करने का तरीका भैया कि भाई ऑर्डर कैसे चल रहा है इनका, तो पहले सबसे पहले काम करेगा प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म कि भाई इनका मेटिंग और फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। अगर ये भी फेल हो गया, इफ फेल एंड जाइगोट फॉर्म, अगर जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म काम करेगा और इनको डिटरमाइन करेगा कि जाइगोट डेवलप ना हो, और अगर हो भी जाता है ऑफस्प्रिंग में तो आगे अडल्टहुड तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। नाउ रिगार्डिंग टू देयर इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ इनका वो देख लेते हैं। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स जनरली इवॉल्व फर्स्ट। जो प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है वो पहले इवॉल्व हुए थे। दे प्रोवाइड अ मोर इमीडिएट सॉल्यूशन टू द रिप्रोडक्टिव बैरियर्स, हेल्पिंग स्पीशीज अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड अवॉइड कॉस्टली मेटिंग अटेम्प्ट विद अदर स्पीशीज। क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं मोर इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस को रिप्रोडक्टिव बैरियर्स के लिए, और साथ ही साथ हेल्प करते हैं स्पीशीज़ को कि ये अडेप्ट हो सके अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर और अवॉइड कर सके अपनी कॉस्टली मीटिंग को, कि बार बार ये हाइब्रिडाइज मीटिंग ना करें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इवॉल्व हुए थे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, डिस्क्राइब ब्रीफली द रोल प्लेड बाय पॉलीप्लॉइडी इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। आपको बताना है पॉलीप्लॉइडी का क्या रोल है न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, आंसर देखते हैं। पॉलीप्लॉइडी is a fascinating genetic phenomena that plays a crucial role in the evolution of new species. So what exactly is polyploidy? Polyploidy क्या है? एक जेनेटिक फिनोमेना है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, पहले तो ये हेडिंग की तरह हो गई, फिर आप एक्जेक्टली डिफाइन करेंगे कि पॉलीप्लॉइडी है क्या। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज मोर देन टू कंप्लीटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस कैन हैपन नेचुरली ऑल्दो प्रोसेस लाइक द हाइब्रिडाइजेशन और एरर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो से ज्यादा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। वो चाहे नेचुरली उसके पास दो से ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सॉरी दो से ज़्यादा पेयर नहीं, मतलब दो से ज़्यादा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो पॉलीप्लॉइडी है। चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो या फिर किसी भी एरर सेल डिवीजन में हुआ है, म्यूटेशन हुए हैं, उसकी वजह से उनका सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुआ है, उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन? तो ये पॉलीप्लॉइडी इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, पॉलीप्लॉइडी कैन लीड टू इंस्टेंट स्पीशिएशन। सबसे पहले तो जो पॉलीप्लॉइडी है वो इंस्टेंट स्पीशिएशन के अंदर लीड करता है कि भाई हाँ इंस्टेंट स्पीशिएशन इसके अंदर होता है। अगर पॉलीप्लॉइडी हुआ है तो इंस्टेंट स्पीशिएशन होगा। व्हेन टू डिफरेंट स्पीशीज इंटरब्रीड, their offspring may end up with a unique set of chromosomes that can't reproduce with their either species। क्या है? जैसे आपने बैरियर्स अब पढ़ी अभी कि हाँ भाई बैरियर्स होते हैं, प्रिवेंट करते हैं वो कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपस में मतलब इंटरकोर्स ना कर सके और मेटिंग ना कर सके, बट उसके बाद भी कर लेते हैं। तो अगर इंटरब्रीड कर रहे हैं तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर यूनिक सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, क्योंकि दो अलग अलग ब्रीड हुए हैं, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज थी जिनके बीच में इंटरब्रीड हुआ, तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा बच्चे का वो भी अलग होगा, जिसकी वजह से वो आगे कभी उसी स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज अ की ड्राइवर ऑफ न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। यही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक नया की ड्राइवर की तरह काम करता है नई स्पीशीज फॉर्मेशन के अंदर। सेकंड, पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिजम्स ऑफन एग्जिबिट इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड क्या है? जो पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी को, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ ट्रेट टू ड्रॉन फ्रॉम। क्या है? अगर एक्स्ट्रा नंबर क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उनके पास वेरिएशन भी ज़्यादा होगी, ट्रेट्स भी ज़्यादा होंगे। दिस डाइवर्सिटी कैन एनहेंस अडेप्टेबिलिटी अलाउइंग दीज ऑर्गेनिजम्स टू थ्राइव इन डिफरेंट एनवायरमेंट और अंडर चेंजिंग कंडीशन। क्या है? ये जो डाइवर्सिटी है ये इसको एनहेंस करती है, इसकी अडेप्टेबिलिटी को, ये अडेप्ट हो सके ज़्यादा अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ अलाउ करती है ऑर्गेनिज्म को कि अच्छे से डेवलप करें और
डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर और डिफरेंट चेंजिंग कंडीशन के अंदर। ये थ्राइव है, थ्राइव का मीन्स होता है अच्छे से डेवलप करना, डेवलप्ड वेल, और फलना फूलना अच्छे से, ठीक है। एडिशनली पॉलीप्लॉइडी कैन रिजल्ट इन लार्जर एंड मोर रोबस्ट इंडिविजुअल। क्या है, अगर हम देखें तो जो पॉलीप्लॉइडी है वो अच्छे से और बढ़िया अच्छे इंडिविजुअल के अंदर ग्रो करती है। मैनी एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक wheat and cotton are polyploids and are more productive than their diploid relatives। क्या है, अगर हम ज़्यादातर क्रॉप्स को भी देखें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को देखें, जैसे कि वीट हो गया आपका या कॉटन हो गया, वो भी पॉलीप्लॉइड्स होती हैं। वो अपना जो डिप्लॉइड रिलेटिव है उससे ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकती हैं। दिस नॉट ओनली शो केस द evolutionary advantages but also highlights how polyploids has been harnessed in agriculture to support human needs। ये सिर्फ इवोल्यूशन को नहीं दर्शा रहा है पॉलीप्लॉइडी कि भाई इवोल्यूशन में कितना हेल्प कर रहा है, क्या एडवांटेजेस है इसके, बल्कि ये भी बता रहा है कि ह्यूमन सपोर्ट के लिए, ह्यूमन नीड की भरने के लिए, ह्यूमन के पूरे क्या कहते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। लास्टली पॉलीप्लॉइडी कैन कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशनरी इनोवेशंस बाय एनेबलिंग न्यू ट्रेड्स टू emerge with an extra genetic material। Mutations can accumulate without detrimental effect on the essential functions, paving the way of novel adaptations। क्या है, लास्टली अगर हम देखें तो जो पॉलीप्लॉइडी है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है इवोल्यूशन के अंदर, और इवोल्यूशन की वजह से इनोवेशन भी होता है नए नए उसके, और इसको ये क्या इनेबल करता है कि भाई नए नए ट्रेड बन सकें ऑर्गेनिज्म के अंदर, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल एक्यूमुलेट होता है उसकी बॉडी के अंदर, और असेंशियल फंक्शंस और अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से नए अडेप्टेशन आ जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपका बिल्कुल एनिमल किंगडम के ऊपर है टाइप से, जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा था, जिसमें प्रोटेस्टा, पंजाए, प्लांटे, मोनेरा, ये सब कुछ आता था। फिर आप उसके सब फाइलम, सब क्लासेस वगैरह देखेंगे, सब कुछ दिया है। तो इस चैप्टर में अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं तो वो काफ़ी नहीं है, आपके एग्जामिनर का वैसे ही दिमाग सनका है भाई, क्या पूछ ले वो कुछ नहीं पता। तो इसमें अगर हम एक चैप्टर भी, अगर एक क्वेश्चन भी पढ़े तो वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपके सब फाइलम है, उसमें सब क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मोनेरा पढ़ा दूँ, आपको प्रोटिस्टा पढ़ा दूँ, या पंजाब पढ़ा दूँ, या फिर प्लांटे पढ़ा दूँ, और वो पूछ कुछ और ले आपसे, तो कुछ नहीं कह सकते आपको कि इनकी भी सब क्लास पूछ ले, इनके भी सब फाइलम पूछ ले। तो थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि किसमें क्या है, फिर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। आपको ये डिफरेंट टाइप के किंगडम्स दिए गए हैं, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं। तो थोड़े थोड़े जान लीजिए क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं 11 से, पता तो हो गई। किंगडम मोनेरा का बताना है, प्रोटिस्टा का बताना है, फंजाई का बताना है, और प्लांटे का बताना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। फर्स्ट अप किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीनिंग दे लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। थिंक बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा के अंदर समझ लीजिए बैक्टीरिया पाया जाता है। दे आर यूनिसेलुलर एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एनवायरमेंट ऑन दी अर्थ। जो बैक्टीरिया है आपको पता है ये यूनिसेलुलर होता है, और ये अर्थ के हर एक एनवायरमेंट में पाया ही जाता है। सम आर बेनिफिशियल लाइक दोज इन आवर गट व्हाइल अदर कैन कॉज डिसीजेस। जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपको बेनिफिट देते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन मेकिंग देम इनक्रेडिबल अडेप्टेशन। जो आपके बैक्टीरिया हैं आपको पता ही है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जबकि एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन के करते हैं, और यही इनके अंदर इनक्रेडिबल अडेप्टेशन लाता है। पर वेरिएशन नहीं होता इनका, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है इनके अंदर, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, सिमिलर टू दियर पेरेंट्स होते हैं ये, ठीक है। तो मोनेरा के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ गए क्या क्या है। मोनेरा की सब फाइलम क्लासेस देख लेना अगर देखना हो तो, वरना छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और चाहे तो आपका एग्जामिनर शायद इसी से ही पूरा पेपर बना दे, नहीं बनाएगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट वी हैव किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इससे नहीं बनेगा, पर ये है कि जो आपका MZ003 आया, 002 का पेपर आया, उसमें आपसे स्टार्टिंग का कोई भी चैप्टर का नहीं पूछा। मतलब मेंडल्स लॉ, कोडोमिनेंस, ये टॉल पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट, एबीओ ग्रुप, ये सब कुछ आपने 11th-12th में भी पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, तो उसने पूछा ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटेस्टा, फंजाई, ये सब, तो शायद ये भी ना पूछे, इसीलिए इतना मैंने इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया कि आपको सब फाइलम भी बताऊँ, सब क्लासेस भी बताऊँ, बट आपको अगर लगे कि भाई डर लग रहा है मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा, दिस किंगडम इज अ मिक्स्ड बैग। ये बिल्कुल मिक्स्ड बैग की तरह है। दे इंक्लूड मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशिया। इनके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा या फिर पैरामीशिया। सम आर प्लांट लाइक एल्गे which performed photosynthesis while other are animal like and can move around। क्या है, इसके अंदर में कुछ टाइप के आपके प्लांट और एल्गे टाइप के भी पाए जाते हैं, कुछ आपके एनिमल टाइप के भी पाए जाते हैं। जो कि प्लांट टाइप और एल्गे टाइप कैसे पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकें, और एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जो मूव अराउंड कर सकें आसपास। प्रोटिस्ट कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम एज प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। जो आपके प्रोटिस्ट हैं वो एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं और अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, और किस तरीके से प्ले करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स के तौर पर।
ठीक है। मूविंग ऑन द किंगडम ऑफ फंजाई, फंगी किंगडम को देखते हैं। फंगी आर यूनिक बिकॉज दे आर अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू द एक्सटर्नल डाइजेशन। क्या है, जो फंजाई होती है, जो फंगी होती है आपकी, वो यूनिक होती है क्योंकि वो क्या करती है, जो भी सराउंडिंग में या एक्सटर्नल डाइजेशन के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी सराउंडिंग के पास आपका न्यूट्रिशन होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। दे कैन बी यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट और मल्टी सेलुलर लाइक मशरूम। जो आपके फंजाई है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे कि ईस्ट होती है, और कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकती है जैसे कि आपकी मशरूम होती है। फंगी reproduce through spores and are essential decomposers in ecosystem, breaking down dead organic matter and recycle nutrition back to the soil। जो फंजाई है उसका काम क्या है, वो स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर्स के थ्रू, और साथ ही साथ ये एसेंशियली डिकम्पोजर का काम करती है इकोसिस्टम के अंदर। ये क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिशन है उसको सॉइल में वापस रिसाइकिल कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली अबाउट दी किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे देख लेते हैं क्या है। प्लांट आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल। प्लांट क्या है, आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, और जिसमें ये क्या यूज करते हैं, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या आपकी ग्रीन टाइप की पिगमेंट। दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। क्या है, इनके पास एक सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज से, और ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम टाइनी मॉसेस टू ट्विनिंग ट्वेरिंग tree and plays a vital role in producing oxygen and serving the foundation of food chains। क्या है, ये इस प्लांट किंगडम के अंदर क्या होता है कि छोटे से लेके बड़े से बड़े पेड़ तक पाए जाते हैं, जैसे कि छोटा हो गया मॉस या टॉरिंग ट्रीज हो गए जो कि बहुत बड़े होते हैं, और ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में। आप सभी को पता है ऑक्सीजन के थ्रू ही मतलब ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं अपने सांस लेने के लिए, और वही पेड़ से ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके, और फूड चेन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के किंगडम्स थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बीच में डिफरेंस लिखना है, बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेज के बीच में डिफरेंस लिखना है, और एक फाइलम है आपका नॉन कोडेटा और कोडेट्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो देख लेते हैं इन सबके डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट है आपका वी हैव डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स लाइक जेलीफिश हैव टू जर्म लेयर्स दैट द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस सिंपल स्ट्रक्चर लिमिट्स देयर कॉम्प्लेक्सिटी। क्या जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जेलीफिश इसका एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है, दो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक तो होती है आपकी बाहर की एक्टोडर्म, दूसरी होती है अंदर की एंडोडर्म। ये जो स्ट्रक्चर है आपके सिंपल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन पोसेस 3 जर्म लेयर। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस बीन भी आते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती है। एक तो होती है आपकी एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, और तीसरी होती है एंडोडर्म। मतलब बाहर एक्टोडर्म होगी, फिर एक बीच में मीजोडर्म होगी मिडल में, फिर एक सबसे अंदर होगी एंडोडर्म। द थर्ड लेयर अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रेट डाइवर्सिटी इन दी बॉडी फॉर्म। जो इनके अंदर 3 लेयर पाई जा रही है, इसीलिए इनकी जो थर्ड लेयर की वजह से अलाउ कर रही है इनको कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हो इनके अंदर और ज़्यादा डाइवर्स बॉडी फॉर्म हो। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बोनी और कार्टिलेजिनियस फिशेस। बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनियस फिशेस में डिफरेंस देख लेते हैं। बोनी फिशेस लाइक सैल्मन एंड ट्रॉट हैव skeletal made up of bone and are characterized by the swim bladder that help them maintain buoyancy। क्या है, जो बोनी फिशेस है आपकी, जैसे कि सैल्मन हो गई या ट्रॉट हो गई, ये 2 टाइप के आपके एग्जांपल हैं इसके। इनके पास जो स्केलेटल होता है वो बोन से मिलकर बना होता है, और ये स्विम कर सकते हैं ब्लैडर से, जो इनको हेल्प करता है कि ये बायोएंसी मेंटेन कर सके वाटर के ऊपर। दे ऑल्सो टिपिकली हैव स्केल दैट प्रोटेक्ट देयर बॉडी। क्या है, इनके पास एक टिपिकली स्केल टाइप का होता है जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। इन कॉन्ट्रास्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस, दूसरा देख लेते हैं हम कार्टिलेजिनियस फिशेस को। कार्टिलेजिनियस फिशेस सच एज शार्क्स एंड रेज हैव स्केलेटल मेड ऑफ कार्टिलेजेस। क्या है, जो शार्क और रेज इसके एग्जांपल हैं कार्टिलेजियस फिशेस के, इनका जो स्केलेटल होता है वो कार्टिलेजिन का बना होता है। दे मेक्स देम लाइटर एंड मोर फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज का स्केलेटल होने की वजह से ये बड़े लाइट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, खुद को लाइट फील करते हैं ये। दे लैक स्विम ब्लैडर एंड इंस्टेड रिले ऑन देयर लार्जर लिवर फिल्ड विद ऑयल फॉर बायोएंसी। क्या है, इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता है, पर इनके अंदर लार्ज लिवर फिल्ड ऑयल होता है जो इनकी बायोएंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फाइलम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। Non-chordates include a vast array of invertebrates like insect, molluscs and sponges. They don't possess a notochord or backbone। क्या है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इसमें वास्ट नंबर ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गए आपके, मोलस्कस हो गए या फिर स्पॉन्जेस हो गए, ये सारे के सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, और इनके पास कोई भी
नोटोकॉर्ड नहीं होती। नोटोकॉर्ड मीन्स बैकबोन नहीं होती है। जबकि जो कॉर्डेट्स हैं आपके, कॉर्डेट्स हाउएवर आर डिफाइंड having a notochord at the same stage in their life cycle along with other features like dorsal nerve cord and pharyngeal slits। क्या है, दूसरी अगर साइड हम देखें तो जो कॉर्डेट्स हैं आपके, उसके पास वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड है, उनकी लाइफ साइकिल के अंदर ही बननी स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जैसे कि डॉर्सल नर्व भी पाई जाती है, नर्व कॉर्ड, और जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। दीज ग्रुप इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम फिश टू मैमल्स। जो कॉर्डेट्स हैं आपके वो मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी है, समझ लो आप, बैकबोन है, तो जिसमें भी बैकबोन आपको दिखेगी वो सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, चाहे वो फिश हो, फिश का जो कांटा निकलता है पूरी की पूरी हड्डी सी निकलती है, और मैमल्स हो, फिश से लेके मैमल्स तक सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब क्लासिकल ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेशन, सॉरी, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स सब फाइलम है आपका, उसकी क्लासिफिकेशन को आपको बताना है। वैसे पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। ऑल वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द सब फाइलम कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा, सॉरी वर्टिब्रेटा। क्या है, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आपके सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट अप वी हैव एग्नेटा, द जॉलेस फिश। सबसे पहले हमारे पास एग्नेटा आता है। एग्नेटा का है, क्या है, जॉलेस फिश, जिसके पास जॉ नहीं होता वो फिश को हम एग्नेटा बोलते हैं। दिस ग्रुप, मतलब उस ग्रुप के अंदर आती है ये फिश। दिस ग्रुप इंक्लूड फिश स्पीशीज लाइक लैम्प्रेज एंड हैग फिश। पता नहीं कौन सी फिश है, कोई नहीं, आपकी बुक में ही दे रखा था। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आती है, एक लैम्प्रेज आती है, लैम्प्रेज और हग फिश। दे माइट नॉट हैव जॉज बट दे आर इनक्रेडिबली अडेप्टेबल एंड हैव बीन अराउंड फॉर मिलियन ईयर्स अगो। क्या है, इनके पास जॉ नहीं होता बट फिर भी ये इतने अडेप्टेबल हैं और मिलियन ईयर्स से यहाँ पे रह रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू दी कॉन्ड्रोसाइट्स विच आर कार्टिलिजिनियस फिशेज। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, जो भी फिशेज आपकी कार्टिलिजिनियस फिशेज होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर आती हैं। थिंक ऑफ शार्क एंड रेज, शार्क और रेज इसके अंदर आती है। Their skeletal are made up of cartilaginous rather than bone, giving them flexibility in the water। जो इनका स्केलेटल होता है वो आपको पता है कार्टिलेज से बना होता है बोन की जगह, और इसको इसी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वाटर के अंदर। प्लस दे हैव सम ऑफ द मोस्ट एडवांस सेंसरी सिस्टम इन द एनिमल किंगडम। यही कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर कुछ सेंसरी सिस्टम भी होते हैं जो इनको एडवांस बनाते हैं पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टिसाइड्स और बोनी फिश। ऑस्टिसाइड्स को हम बोनी फिश भी बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फैमिलियर स्पीशीज लाइक सैल्मन एंड गोल्ड फिश। जो ऑस्ट्रिसाइड्स होते हैं वो आपके बोनी फिश होते हैं, और जिसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे कि आपकी सैल्मन फिश हो गई या फिर गोल्ड फिश हो गई। दे हैव अ हार्ड बोनी स्केलेटल एंड अ स्विम ब्लैडर दैट हेल्प देम मेंटेन बायोवेंसी। क्या है, इनके अंदर हार्ड बोनी स्केलेटल होता है और साथ ही साथ स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है जो कि इनको हेल्प करता है इनकी बायोवेंसी को मेंटेन करने के लिए। सॉरी, क्या फोन। नेक्स्ट है आपके, नाउ लेट्स डाइव इनटू एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, दीज क्लास इंक्लूड फ्रॉग्स, टॉर्स एंड सेलेमेंडर्स। एम्फीबियंस आर यूनिक बिकॉज दे स्टार्ट्स देयर लाइफ इन वाटर विद गिल्स एंड लेटर डेवलप लंग्स फॉर देयर लाइफ ऑन द लैंड। क्या है, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, आपके टॉर्स हो गए, ये क्या है, ये अपने अंदर अपनी लाइफ तो स्टार्ट करता है कुछ टाइप की गिल्स के साथ, गिल्स शेप्स पाई जाती है ना, उसके साथ स्टार्ट करते हैं कि पानी में रह सके, बट ये खुद को इतना अडेप्ट कर लेते हैं टाइम टू टाइम कि ये लैंड के ऊपर भी रहने लगता है और ये डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर लंग्स को। दे आर क्रूशियल इंडिकेटर्स फॉर द एनवायरमेंटल हेल्थ। ये एम्फीबिया आपके क्रूशियल इंडिकेटर होते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। मूविंग ऑन, रेप्टिलिया। नेक्स्ट आपका है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स विच इंक्लूड टर्टल, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। रेप्टाइल्स के अंदर आपको पता ही है रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कि टर्टल हो गया आपका, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई। रेप्टाइल्स अडेप्टेड for life on land on the scaly skins and egg that can survive in dry environment। क्या है, रेप्टाइल अडेप्ट होते हैं अपनी लाइफ को लैंड के ऊपर, और साथ ही साथ क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट, क्या है, रेप्टाइल्स आर अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन द लैंड विद स्क्लेरी स्किन्स एंड एग दैट कैन सर्वाइव इन ड्राई एनवायरमेंट। जो रेप्टाइल है वो अडेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को कि वो लैंड पे रह सके, और साथ ही साथ वो स्क्लेरी स्किन अडेप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर और एग के ऊपर, ताकि वो ड्राई एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकें। दे आर ऑफन कोल्ड ब्लडेड एंड प्ले अ वाइटल रोल इन देयर इकोसिस्टम। ये ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इकोसिस्टम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एव्स। एव्स आपको बताइए बर्ड्स। बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फेदर्स, बीक एंड एबिलिटी टू फ्लाई, बट थ्रू नॉट ऑल कैन। क्या है, बर्ड्स आपको बताइए बर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनके पास चोंच है, उनके पास पंख है उड़ने के लिए, और एबिलिटी है कि वो उड़ सके, बट हर एक बर्ड उड़ नहीं सकती। दे आर वार्म ब्लडेड एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन
सीड डिस्पर्सल, क्या ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पॉलिनेशन के अंदर। और सीड डिस्पर्सल मतलब सीड को यहाँ से वहाँ करने में और जो भी आपके फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। फाइनली वी हैव मैमेलिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैमल्स, हम ही जो है ह्यूमन मीन्स दिस ड्राइव्स ग्रुप इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम ह्यूमन टू व्हेल्स। मैमल्स के अंदर पता है आपको ह्यूमन से व्हेल्स तक आती हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, हैव फर और हेयर एंड मोस्ट गिव लिव बर्थ वाइल नर्सिंग देयर यंग विद मिल्क नरिशिंग। क्या है, ये ज़्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अंदर फर या फिर हेयर पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं और अपने ही दूध को पिला के उनको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 से। 12 चैप्टर आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। 12 से मतलब जितने भी चैप्टर आपके रह गए होंगे 16 17 जो भी हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम सोचिए आपको 2 दिन बाद ही एग्जाम है, बट आपका एग्जाम से पहले 1 दिन पहले मैं दे दूंगी वीडियो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका कल है MZO003 का एग्जाम, उसके लिए ऑल द बेस्ट। कल ही मैं डाल दूंगी आपका इसका, ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं मोटिवेट होंगी, उतना आपको हेल्प मिलेगी। अगर मिल रही होगी तो आप मोटिवेट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।